एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ ही हैं लिमिटेड, वो सारे हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इनको तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट भी नहीं आते हैं, इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर आपको कोई XYZ टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ये X है, इसकी रिएक्शन हुई ल्यूकास रिएजेंट के साथ और इसने जो टेस्ट है वो 5 मिनट्स में ही दे दिया या फिर जब हीट करा तभी दिया, तो आपको पहचानना पड़ेगा ना कि कौन सा अल्कोहल है। तो इसके लिए आपको टेस्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो कई बार तो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, कई बार इनडायरेक्ट वे में XYZ टाइप के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर ये जो PDF है ये आप लोगों को चाहिए होगी, सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी PDF आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टेस्ट, जो कि है हमारा विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम इस वाले टेस्ट को कर सकते हैं और ल्यूकास टेस्ट को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट को हम रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो अल्कोहल है इसको हम एक नाइट्रो एल्केन में चेंज करते हैं। और वो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम PI3 के साथ कराते हैं। अब आपको पता है ये प्रिपरेशन हमेशा इन सितु होती है, यानी कि इंस्टेंट प्रिपरेशन होती है, पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखा हुआ होता है। ठीक है, तो जो रेड फास्फोरस है उसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं तो PI3 बन जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, आयोडो एल्केन में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन PI3 के साथ करा दी तो आयोडो एल्केन में ये चेंज हो गया। उसके बाद आपको पता है AgNO2 के साथ इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो यहाँ पे हमें नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा। तो इसको हमने इसमें चेंज डायरेक्ट नहीं करा, पहले हमने आयोडो एल्केन में चेंज करा, फिर आयोडो एल्केन को हमने नाइट्रो एल्केन में चेंज करा। ठीक है जी, उसके बाद देखो यहाँ पर से आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने कहा PI3 के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, हमने करा दी तो यहाँ पे हमें आयोडो एल्केन मिल गया। उसके बाद AgNO2 के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमको नाइट्रो एल्केन मिल गया। देखो यहाँ पर भी आपको पता है टर्शरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा ना इसके साथ, तो नहीं है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे इस टाइप का और यहाँ पे इस टाइप का। तो जब AgNO2 के साथ रिएक्शन हुई ना तो देखो यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे ये, और यहाँ पे देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद हमने HONO या फिर इसको हम HNO2 कहते हैं, जो कि क्या है, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, तो हम कराते हैं NaNO2 की रिएक्शन HCl के साथ, तो यहाँ पे बन जाता है नाइट्रस एसिड। तो हमने ये जो तीनों यहाँ पे कंपाउंड्स बने हैं, इन तीनों की रिएक्शन करा दी है नाइट्रस एसिड के साथ। तो यहाँ पे तो हमें नाइट्रोलिक एसिड मिल जाता है, यहाँ पे हमें मिला सूडो नाइट्रोल, यहाँ पे रिएक्शन हुई ही नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो अगर रिएक्शन हुई ही नहीं है तो तुम समझ गए हो कि आपने जो भी अल्कोहल लिया हुआ था वो क्या है, वो टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, तीनों की ही। यहाँ पे तो जैसे रिएक्शन हुई नहीं, बट जो भी आपका प्रोडक्ट बना होगा उसकी रिएक्शन KOH के साथ आपने करा दी, तो आपको यहाँ पे कलर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे कलरलेस। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पर कलरलेस। तो ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि पहले आपने PI3 के साथ रिएक्शन कराई है, फिर आपने NO2 ग्रुप में इसको चेंज करा है, फर्दर आपने रिएक्शन कराई है HNO2 के साथ, उसके बाद आपने KOH के साथ रिएक्शन कराई है, तो आपको क्या कलर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ल्यूकास टेस्ट में। नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, देखो ऑब्वियसली ल्यूकास टेस्ट है तो ल्यूकास रिएजेंट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि क्या है, जो कि है हमारा HCl + ZnCl2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर केस में ही हमको जरूरी होगा कि हम ZnCl2 का यूज करें। जैसे अभी हम देखेंगे जहां पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है वहां पे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट क्या है ये आपको समझ में आ गया। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में हम इस ल्यूकास टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा जब हम प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ये HCl के साथ ना बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना वो होता है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। टर्शरी वाले क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि टर्शरी में हमें पता है, जैसे टर्शरी की मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये दिखाते हैं +I इफेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो जो रिएक्टिविटी है सबसे ज्यादा किसकी होती है, टर्शरी वाले की। तो देखो टर्शरी वाले में
क्या हुआ, ZnCl2 की नीड ही नहीं है, सिर्फ HCl के साथ ही आप इसकी जैसे ही रिएक्शन कराओगे ना, इमीडिएटली आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है टर्बिडिटी। तो मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि जैसे ही आपने रिएक्शन कराई है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, विच मीन्स वो कौन सा अल्कोहल होगा, टर्शरी वाला होगा। अगर 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आपको देखने को मिल रही है, टर्बिडिटी का मतलब है थोड़ी सी यहाँ पे क्लाउडी अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आप समझ गए हो कि ये होगा सेकेंडरी। और हमने कहा प्राइमरी तो लीस्ट रिएक्टिव है, तो विच मीन्स प्राइमरी की रिएक्शन जब आप कराओगे ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में टर्बिडिटी अपीयर ही नहीं करती है जब तक आप लोग हीट ना कर दो उसको, ठीक है। तो विच मीन्स आपको हीटिंग करनी पड़ेगी तभी जाके टर्बिडिटी अपीयर होगी, यानी कि तभी जाके वो रिएक्शन हो रही है, समझ गए। तो यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी की तो वो 5 से 10 मिनट में आ जाती है और यहाँ पे तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको हीट नहीं कर देते हो। बात समझ में आ गई, इतना सा है आपका ल्यूकास टेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंफर्मेशन टेस्ट फॉर फिनॉल, तो फिनॉल में कौन सा ग्रुप होता है, बेंजीन के साथ हमने कहा OH, जो ऑक्सीजन है OH ग्रुप का उसके पास आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ठीक है, क्योंकि देखो एक बॉन्ड यहाँ से बना है एक इसके साथ, तो यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर अभी भी बच गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींचता है, हमारी बेंजीन रिंग खींचती है, आपको पता है कौन कौन से पोजिशन पे, तो ये हमारी ऑर्थो पोजिशन है, ये पैरा। तो अब क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, दोनों ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जब आप एक्वस ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो ना, तो ये तीनों ही पोजीशन पे देखो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है Br+ वो जाके अटैच हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बना है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और ये येलो नहीं, व्हाइट कलर का, येलो भी होता है, अभी हम देखेंगे एनिलीन के केस में, तो इसका व्हाइट कलर का PPT हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक कंफर्मेशन टेस्ट है फिनॉल का, कि फिनॉल अगर आपको पहचानना है कि जो भी कंपाउंड है वो फिनॉल है, कैसे पहचानोगे, तो आप सिंपली एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट इसको करा दो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट चाहिए है, उस केस में आप ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हो इसके साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब आपको देखो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देखने को मिला है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट, ये दोनों के लिए ही है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2,4-DNP का यूज करते हैं, क्या है ये, देखो DNP, सो ये है डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है ये हमको पता है, ठीक है। जब हम सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या होता है हमारा फिनाइल हाइड्राजीन। अब क्या कह दिया हमने, 2,4 डाई नाइट्रो, यानी कि सेकेंड और फोर्थ पोजिशन पे NO2 ग्रुप आ जाएंगे, तो देखो ये आ गया है। तो अब यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड आप ले लो, कोई भी कीटोन ले लो, ये क्या होगा, ये जो H2O है ये मॉलिक्यूल यहाँ पर से निकल जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड NH एंड ये इसके साथ अटैच है सेकंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। तो इसका ना येलो या ऑरेंज कलर का PPT हमें देखने को मिलता है, तो हम समझ जाएंगे कि जिस भी कंपाउंड की आपने रिएक्शन कराई थी वो या तो एल्डिहाइड था या फिर कीटोन था, यानी कि वहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मौजूद था, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब ये जो टेस्ट हैं ये सिर्फ देते हैं एल्डिहाइड और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। देखो हम लोगों को पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप एल्कलाइन KMnO4 K2Cr2O7 इनके साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो आपको पता है, जैसे ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनल, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा एथेनोइक एसिड में, यहाँ पे भी मुझे क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अब यही जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं हम कुछ टेस्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है टॉलरेंस टेस्ट, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है जिस भी टेस्ट ट्यूब में वहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होता है, तो सिल्वर तो ऑब्वियसली शाइन करेगा, तो इसीलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कह देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। सो इट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्मूला उसका है ये देखो, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, हमने कहा AgNO3 का अमोनिकल सोल्यूशन है, तो AgNO3 रिएक्ट करता है NH4OH के साथ, ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेसिकली, ठीक है। ये फर्दर डिसॉल्व करता है फिर से NH4OH में और बना देता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यही है टॉलरेंस रिएजेंट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करना है हमने पढ़ा है, तो नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 है यहाँ पे, सो ये हो जाएगा डाईएमीन, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिल्वर, और बाहर पे क्या है, हाइड्रोक्साइड, सो ये हो गया डाईएमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो
जो टॉलेंस टेस्ट है उसमें हो क्या रहा है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज लर्न कर लो। तो देखो यहाँ पे हमारा कोई भी एल्डिहाइड हमने लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन हुई हमारे टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो इसने क्या करा, देखो इस कंपाउंड ने इसको कर दिया रिड्यूस, किस में रिड्यूस कर दिया, सिल्वर में रिड्यूस कर दिया, और खुद क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, हमें सिल्वर देखने को मिल गया, तो सिल्वर प्रेसिपिटेट हो गया, तो नीचे पे डिपॉजिट होगा टेस्ट ट्यूब में, तो ये शाइन करेगा लाइक अ मिरर, इसीलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कह रहे हैं, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो उसके बाद है हमारा फेहलिंग टेस्ट। अब फेहलिंग टेस्ट में भी फेहलिंग रिएजेंट होगा, तो फेहलिंग रिएजेंट दो होता है, फेहलिंग ए फेहलिंग बी, इन दोनों का मिक्सचर होता है हमारा फेहलिंग रिएजेंट या फिर फेहलिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो फेहलिंग ए क्या है, सो इट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेहलिंग बी क्या है, तो ये है हमारा रोचेल सॉल्ट, और रिचल सॉल्ट क्या होता है, सो दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इन NaOH, ठीक है। तो ये जो मेरा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है ना, इसको हम रोचेल सॉल्ट बेसिकली कहते हैं, इसको हमने NaOH में लिया हुआ है, तो ये है फेहलिंग बी सोल्यूशन। इन दोनों का ही इक्वल वॉल्यूम सोल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, फेहलिंग रिएजेंट कहलाता है। बात समझ में आई। तो हमने कहा जब फेहलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन हुई हमारे एल्डिहाइड की, तो सिमिलर चीज यहाँ पर भी होती है, ये क्या हो जाता है खुद में रिड्यूस, और इसको क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन आपको एज इट इज लर्न करनी है, क्योंकि जो फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ आयन के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे से Cu2+ ले लो और यहाँ पे से OH- ले लो, ये आपको बस यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो Cu2+, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे किस में चेंज हो रही है, Cu+ में ना, तो विच मीन्स मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे कोई हमें सॉल्ट मिलता है कार्बोक्सिलेट आयन का, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे CH3COO- आयन है ना, विच मीन्स कार्बोक्सिलेट आयन है, इसका कोई सॉल्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको एज इट इज लर्न करनी है। यहाँ पे हमें क्यूपरस ऑक्साइड का रेड कलर का PPT मिलेगा, जैसे यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था ना, वैसे ही यहाँ पे रेड कलर का PPT डिपॉजिट हो रहा है। फिर है बेनेडिक्ट टेस्ट, इसमें भी हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन या बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूज करेंगे, तो वो क्या है, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, ठीक है। रिएक्शन सेम है, जो ऊपर रिएक्शन थी आपकी एज इट इज रिएक्शन यहाँ पर भी है, तो आपको एक ही रिएक्शन लर्न करनी है। अगर आपसे बेनेडिक्ट टेस्ट पूछ लिया जाए तभी भी वही लिखनी है, अगर आपसे फेहलिंग टेस्ट पूछ लिया जाए तभी भी वही लिखनी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली हमारा फेहलिंग टेस्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्यूपरस ऑक्साइड बन रहा है, इसका रेड कलर का PPT आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगेन ये रिएक्शंस कीटोन्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है। तो कीटोन्स के लिए क्या होती है, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, या फिर आप इसको हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। हैलोफॉर्म क्यों, यहाँ पे हैलोजन आ जाएगा कोई, मोस्टली हमारे सिलेबस में आइडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है। तो विच मीन्स यहाँ पे आप X नहीं लिखोगे, X तो किसी भी हैलोजन के लिए आता है, आप यहाँ पे I2 लिखोगे, तो यहाँ पे बन जाएगा NaI, यहाँ पे बन जाएगा NaIO, ठीक है। अब एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, कि ये जो रिएक्शंस है ना, ये हमारी मिथाइल कीटोन्स के लिए हैं। अब मिथाइल कीटोन क्या होता है, यानी कि CH3 ग्रुप होना चाहिए, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है इसके बगल में, ठीक है। तो आप कहोगे ये तो हमारा कहीं ना कहीं एल्डिहाइड होता है, तो यस भले ही ये एल्डिहाइड है, फिर भी ये हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी कि वो मिथाइल कीटोन होना चाहिए, कि ये जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसके बगल में कोई मिथाइल ग्रुप आना चाहिए, समझ गए। चलो एक और बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप बीच में आ गया है, यानी कि ऑब्वियसली कीटोन है, और अगल बगल क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये विच मीन्स देगा हमको आइडोफॉर्म टेस्ट। एक और मैं लिखती हूँ C2H5COCH3, तो ये भी देगा क्योंकि आपको यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। एक और मैं लिखती हूँ C2H5CO C2H5। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे इसके बगल में आपको कोई मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, नहीं ना, दोनों ही क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आई होप आप खुद से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मिथाइल कीटोन के लिए ही हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो यहाँ पे देखो हमने कहा ये वाली रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम हाइपोहेलाइट। आइडोफॉर्म टेस्ट में ये हो जाएगा सोडियम हाइपोआयोडाइट। तो इसकी रिएक्शन होती है हमारे मिथाइल कीटोन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे आइडोफॉर्म देखने को मिलता है, और आइडोफॉर्म का येलो कलर का PPT बनता है, ठीक है। तो विच मीन्स आइडोफॉर्म यहाँ पर फॉर्म हो गया, इसीलिए इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे आपने जो भी कंपाउंड यूज करा था, जिसकी भी रिएक्शन इसके साथ कराई थी, वो क्या था, मिथाइल कीटोन था। अगर मिथाइल कीटोन नहीं होगा तो विच मीन्स आपको ये येलो कलर का जो PPT है हमारे आइडोफॉर्म का, वो भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और खुद देखो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया है, बट सी यहाँ पे कितने कार्बन थे, 3,
यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्बन आपको मिले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यूज हो गया ना आपके आयोडोफॉर्म को बनाने में। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हमें पता है दोनों का ही एसिडिक नेचर होता है, बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। और आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब भी आप रिएक्शन करोगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो CO2 गैस यहाँ पर रिलीज होती है, जबकि फिनॉल जो है ये टेस्ट नहीं देगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। दूसरा एक और टेस्ट है विच इज FeCl3 टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट ना दोनों ही देते हैं, ठीक है, हमारा फिनॉल भी देगा और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी देगा, बट जो पीपीटी का कलर है दोनों केस में अलग अलग होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, अगर इसने रिएक्शन करी है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे हमें ये पीपीटी देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि है हमारा रेड कलर का। तो रेड कलर का पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। और जब इसने रिएक्शन करी है फिनॉल के साथ, तो उस केस में यहाँ पे वॉयलेट कलर का पीपीटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टेस्ट आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे कार्बिल एमीन रिएक्शन पे, ठीक है। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन जो है दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स ओनली, ठीक है, ये सिर्फ प्राइमरी एमीन्स ही देते हैं, सेकेंडरी या फिर टर्शरी एमीन कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं आइसोसाइनाइड्स, और ये जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं ना इनकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो ये है हमारा प्राइमरी एमीन, इसकी रिएक्शन हुई है किसके साथ, CHCl3, जो कि क्या होता है क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म नहीं लेना है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेना है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई बेस ले सकते हो, KOH या फिर NaOH भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना आइसोसाइनाइड बनेगा, जैसे कि यहाँ पे C2H5NC ये बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे 3KCl बनेगा एंड यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स H2O के फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये क्या बना, देखो यहाँ पे ये बना एक आइसोसाइनाइड और इसकी होती है पंजेंट स्मेल। तो यानी कि एक एमीन की रिएक्शन जब आपने कराई है कार्बिल एमीन रिएजेंट इसको हम कह सकते हैं इसके साथ, तो उस केस में आप देखोगे कि पंजेंट स्मेल आने लगी। तो विच मीन्स जो पंजेंट स्मेल है वो हमें ये बता रही है कि जो आपने एमीन यूज करा था वो प्राइमरी एमीन था। अगर प्राइमरी नहीं होता तो ये पंजेंट स्मेल भी नहीं आती, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे हमने एनालीन ले रखा है, इसमें भी हमने सेम कार्बिल एमीन टेस्ट कराया है, तो यहाँ पे हमें फिनाइल आइसोसाइनाइड देखने को मिल गया है, या इसको हम आइसोसाइनोबेंजीन भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पंजेंट स्मेल देखने को मिलेगी, विच मीन्स आप समझ गए कि जो भी आपने यूज करा था एमीन वो प्राइमरी एमीन है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हिंसबर्ग टेस्ट में, लास्ट टेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इससे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों को ही डिस्टिंग्विश कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि क्या है, जो कि है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम प्राइमरी एमीन के साथ ये रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, देखो ये हमारा क्या है प्राइमरी एमीन, क्योंकि सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है एक एल्किल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे से क्या होगा, देखो ये जो HCl है ये रिमूव हो जाएगा और इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ना इसका हमें PPT देखने को मिलता है, ठीक है। फर्दर इसकी रिएक्शन जब आप KOH के साथ कराते हो तो आपको यहाँ पे एक सॉल्यूबल सॉल्ट मिलता है, यानी कि अभी तक तो आपको PPT मिला था, यानी कि सॉल्यूबल नहीं होगा, अब आपको सॉल्यूबल सॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल गया है, ठीक है। बट इस सॉल्यूबल सॉल्ट की रिएक्शन अगर आपने फिर से HCl के साथ करा दी ना, तो ये रीजनरेट हो जाता है, ये वापस से फॉर्म हो जाता है, यानी कि जो PPT है वो रीअपियर हो जाएगा, PPT आपको वापस से देखने को मिल जाएगा। तो विच मीन्स अगर ये स्टेप हो रहे हैं रिएक्शंस में तो आप समझ गए कि ये प्राइमरी है। बट अगर ये सेकेंडरी होता तो उस केस में क्या होता, देखो यहाँ पे अगेन HCl निकलता, तो यहाँ पे भी आपको PPT देखने को मिलता। बट इसकी रिएक्शन जब आप KOH के साथ कराते ना, तो ये उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ, सॉल्यूबल नहीं हुआ, ये अभी भी इनसॉल्यूबल ही है। तो विच मीन्स आप समझ गए कि ये क्या है हमारा सेकेंडरी। इवन आप उसमें HCl भी डाल दो तभी भी ये सॉल्यूबल नहीं रहेगा। अब आते हैं हम टर्शरी पे। तो टर्शरी पे क्या होगा, देखो क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं, तो यहीं पे रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन ही यहाँ पर नहीं हुई। फिर दूसरा स्टेप क्या था, हमने कहा KOH इसमें डाल दो, KOH आप डालोगे तभी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसको काट दो, फर्दर इनसॉल्यूबल आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है फिर भी कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हुई। अब आपने क्या करना, HCl इसमें डाल दिया। HCl आपने जैसे ही डाला तो ये जो मेरा टर्शरी अमीन है इसने HCl के साथ रिएक्ट करा और यहाँ पे एक क्लियर सोल्यूशन बना दिया। तो विच मीन्स ये स्टेप्स अगर हुए हैं तो ये क्या है हमारा टर्शरी अमीन है।
बात समझ में आई? तीनों के लिए अलग अलग स्टेप्स है, मतलब स्टेप सेम है बट जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्राइमरी में क्या हुआ था, पीपीटी बना, KOH आपने डाला तो ये सॉल्युबल हो गया, HCl डाला तो फिर से इनसॉल्युबल हो गया, यानी कि फिर से पीपीटी देखने को मिल गया। यहाँ पे हमने कहा पीपीटी बना बट KOH के साथ रिएक्शन हुई तो इसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, ठीक है। इसमें HCl डाल दिया फिर भी इसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, यानी कि वो एज इट इज पीपीटी बना रहा। फिर हमने कहा टर्सडी की अगर बात करें तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, KOH डाला फिर भी कोई रिएक्शन नहीं हुई, HCl जैसे ही डाला तो आपको क्लियर सोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक और टेस्ट यहाँ पे बचा है, ये वाला देख लेते हैं, विच इज द टेस्ट फॉर एनिलीन। मैंने अभी बताया था ना, फिनॉल के केस में हमने कहा व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा था बट यहाँ पे बनता है येलो कलर का पीपीटी, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये है हमारा एनिलीन। अगेन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो हाईली एक्टिवेटिंग है, विच मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है क्लियरली। कहाँ पे बढ़ाएगा आपको पता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। सो दोनों ऑर्थो एंड एक जो हमारी पैरा पोजिशन है वहाँ पे जो Br+ है हमारा इलेक्ट्रोफाइल वो जाके अटैच हो जाता है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसका येलो कलर का पीपीटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिनॉल के केस में व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा था, नाम क्या था, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमने कंप्लीट कर दिए हैं अराउंड 20 मिनट्स में ही। तो अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लो, PDF चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।